ओके, सो गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम अनुराग दीक्षित है और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है पाठशाला डिफेंस में, यानी कि माई पाठशाला डिफेंस एग्जाम में। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज़ आप सभी तक ठीक ढंग से पहुँचेगी और जब आप लोग इन चीज़ों को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे तो इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये फ़ायदा उठाने वाली ही चीज़ें हैं। नंबर सिस्टम का जैसे मैंने आपको बोला था, चैप्टर वाइज चीज़ों को मैं आपके सामने लेकर चलूँगा, चैप्टर वाइज चीज़ें आपके सामने लेकर चलूँगा। तो उसी शुरुआत में मैंने शुरुआत करी है नंबर सिस्टम से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम एक एडवांस मैथ का टॉपिक है और इस एडवांस मैथ के टॉपिक से इस बार 16 अप्रैल में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। 16 अप्रैल 2023 को जो अभी एग्ज़ाम हुआ है CDS फर्स्ट का, उसमें इसी टॉपिक से नंबर सिस्टम से ही 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूँ, सारी की सारी चीज़ें। हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके लगभग मैं 2009 से आपके सारे के सारे आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराने वाला हूँ, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके जो PYQs है ना वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और PYQs के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो कल हम लोगों ने लास्ट जो क्वेश्चन था हम लोगों का, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक की कर लिया था। अब उसके बाद हम लोग आज के डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं। इसमें ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी शायद हम लोगों ने कर ही लिया था ना। हाँ, ये क्वेश्चन भी हो गया था। उसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन हो गया था जो कि 2009 CDS सेकेंड एग्जाम में पूछा गया था और यहाँ पर ये क्वेश्चन तक हो गया था। राइट, अब हम लोगों के क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखना है। क्वेश्चन नंबर एक्चुअल में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 29 है। 25 उधर हो गए थे, चौथा ये है तो 29 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम लोगों को सीखना है, चीज़ों को आगे बढ़ना। देखिए, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन AP एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एंगल इन द रेडियन मीटर। अब आपको ये समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है और बिना किए ही ना इस प्रश्न का आंसर आप दे सकते हो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे, इसको देखो। एक ट्राइंगल दे रखा है, इस ट्राइंगल में 3 एंगल हैं। एक्चुअली किसी भी ट्राइंगल में जो नंबर्स ऑफ एंगल होते हैं ना, टोटल नंबर्स ऑफ एंगल, इंटीरियर एंगल, वो 3 ही होते हैं ना। तो हमारे पास एक ये ट्राइंगल हो गया, इस ट्राइंगल में ये 3 एंगल हैं। इसी चीज़ को समझना है। मान लीजिए ये थीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो आपसे ये बोला गया है कि ऑल द एंगल्स आर इन AP। सारे के सारे एंगल किस में है? AP में है। तो AP में होने का मतलब ये है कि थीटा से अल्फा के बीच का डिफरेंस और अल्फा से बीटा के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है, ये आपस में डबल होना चाहिए। ये मतलब डिफरेंस इक्वल होगा। अब इसमें एक कंडीशन दे दी गई है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है ना वो डबल है लीस्ट एंगल का। तो आप ऐसा कर लो कि हमने ये मान लिया कि अगर ये लीस्ट एंगल है तो इन दोनों में से किसी को भी आप डबल मान लो कि दोनों में से कोई एक डबल है। सपोज कर लीजिए कि ये जो है ये लार्जेस्ट एंगल है, इसका अल्फा जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट एंगल है या लार्जेस्ट एंगल है। तो अगर ये लार्जेस्ट एंगल है तो ये इसका डबल होगा, यानी कि 2 थीटा होगा। अब बचा अपने पास ये, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो थीटा है, बीटा है और अल्फा है। तो अब देखो, ये थीटा का थीटा ही रहेगा, बीटा क्या होगा नहीं पता है, अल्फा क्या होगा, ये अपने पास 2 थीटा है। यानी एंगल का पहले एंगल और लास्ट एंगल का जो लीस्ट एंगल है, यानी सबसे छोटा कोण है लीस्ट एंगल, और जो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है सबसे बड़ा एंगल, उनके बीच का अगर हम रेशियो देखें ना तो ये रेशियो आएगा 1 और 2 का। बस हमें इसी की जरूरत थी और इसी से आंसर मिल जाएगा। तो लीस्ट एंगल और ग्रेटेस्ट एंगल का रेशियो क्या मिल जाएगा, 1 और 2, और वो हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिख रहा है, क्योंकि इसमें 2 और 4 का रेशियो जो अगर लोगे ना तो 1 2 आ जाएगा। इसमें देखिए 1 3 का रेशियो है, सो दिस ऑप्शन वाज रॉन्ग। इसमें भी अगर हम देखें तो जो रेशियो है ना वो रेशियो 1 2 का है, लेकिन यहाँ पर रेशियो 1 2 का नहीं। तो अब आप इसके मन में ये आया होगा ना कि सर ये भी तो आंसर हो सकता है, दिस कैन बी द आंसर। लेकिन ये आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा एक कंडीशन दी हुई है कि ट्राइंगल्स के जो एंगल है वो AP में होने चाहिए, और यहाँ पे जो डिफरेंस है ना वो 0 है। मतलब इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो जब डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये अपना खत्म हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। सिर्फ ये बात मैं अपने आप से लेट कर रहा हूँ, अपने आप से ये मान रहा हूँ कि आपको AP का जो बेसिक नॉलेज है ना वो पता होना चाहिए, और नहीं है तो मैं दे देता हूँ। देखो AP क्या होती है कि अगर AP का फर्स्ट टर्म क्या है, A माइनस D मान लेता हूँ, AP का फर्स्ट टर्म, इसका सेकेंड टर्म A मान लेता हूँ, इसका जो अगले नेक्स्ट टर्म है उसको A प्लस D मान लेता हूँ।
तो मीन्स ये है कि एपी के दो कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स होंगे ना उसके बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ के बीच का डिफरेंस है डी और इसके बीच का डिफरेंस भी क्या है डी, तो ये डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा ना, तो ऐसी सीरीज जो होगी वो सीरीज किस में आती है, एपी में आती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आती है। क्लियर? तो आई होप सो कि आप इस बात को करेक्ट कर पाए होंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या रहा है, इफ p इज एन इंटीजर, अगर p एक इंटीजर वैल्यू है देन एवरी स्क्वायर इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। देखो अगर p एक इंटीजर वैल्यू है, ध्यान से समझना, इफ p इज एन इंटीजर वैल्यू, यहां पे लिखता हूं p इंटीजर वैल्यू है, तो p के इंटीजर होने के लिए अपने पास दो कंडीशन बन जाती हैं। क्या, या तो p पॉजिटिव इंटीजर होगा और या तो p नेगेटिव इंटीजर होगा, है ना। या तो p क्या हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, या p कैसा इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा। ये दो कंडीशन बनेंगे, इसके अलावा तो कोई कंडीशन नहीं बनेगी ना इंटीजर के लिए। करेक्ट है। तो अब अगर ये दो कंडीशन बनती हैं तो इसी से हमको देखना है कि किस फॉर्म को हम कनेक्ट करेंगे। सपोज करिए कि p को मैंने बोला कि ये एक इंटीजर वैल्यू है पॉजिटिव में 2 के, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और मान लीजिए कि अगर मैं p को एक नेगेटिव इंटीजर कंसीडर करता हूं, स्क्वायर करूंगा तो भी ये पॉजिटिव में 4 ही आएगा। किसी भी इंटीजर वैल्यू की अगर आप पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, स्क्वायर करने पर वो कंप्लीट पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमें दिख गया। कुछ और एग्जांपल से भी काम कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू फॉर एग्जांपल +7 है, अगर मैं इसके स्क्वायर को देखूंगा तो ये 49 होगा, और अगर -7 इंटीजर वैल्यू कंसीडर करूंगा, स्क्वायर करूंगा तो भी 49 हो जाएगा। राइट ना। तो वैल्यू अगर इंटीजर में है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है डजंट मैटर, स्क्वायर करने पर वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, अच्छा आप सुनिएगा। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, अब इस चीज को डिस्क्राइब कैसे करना है ना, उस चीज को जरा गौर से समझना, अच्छा लगेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। ये जो वैल्यूज है ना ये किस फॉर्म में होंगी ये आपसे पूछ रहा है। देखो जरा, अगर मैं बोलते हूं कि जो p है, p को मैंने क्या बोल दिया कि p जो है मेरे पास एक इंटीजर है 2n, और अगर मैं इस 2n का स्क्वायर करूंगा तो अपने पास आ जाएगा 4n स्क्वायर। p को मैंने क्या बोला था, p को मैंने n बोला था, p की वैल्यू मैंने n मानी या 2n मानी है, क्या वैल्यू अज्यूम करी है 2n, और अगर स्क्वायर करेंगे तो 4n स्क्वायर होगा, यानी मल्टीपल में 4 आएगा। क्या आ जाएगा, 4 आया। बाकी n स्क्वायर जो है ना वो तो इसके साथ ही रहेगा स्क्वायर करने पर। करेक्ट है। एवरी स्क्वायर इंटीजर ऑफ द फॉर्म किस में होगा, तो मैं ये बोल रहा था अगर मैं p को एक बार नेगेटिव इंटीजर कंसीडर कर लेता हूं, सपोज करिए कि p को मैंने कंसीडर कर लिया -3n, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर करूंगा तो ये 9n स्क्वायर आ जाएगा। अल्टीमेटली आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो अब ये जो फॉर्म्स है ना वो किस में बनेंगी आपको यही बताना है, सिर्फ सिंपल से इतनी बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको देखता हूं कि 4 है, क्या 4 को मैं इसमें किसी और फॉर्म में लिख सकता हूं, क्या 4 को मैं किसी फॉर्म में लिख सकता हूं? बोले हाँ सर 4 को आप लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो 4p वाली फॉर्म में, या इस फॉर्म में लिख सकते हो 4p वाली फॉर्म में। 2p और 3p वाला तो कैंसिल हो गया ना, ये नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते ना। 49 को भी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे जरा ये समझना ध्यान से। अब जैसे अगर 4 है तो इस 4 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4p की फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर मैं p को क्या अज्यूम कर लेता हूं 1, अगर p वैल्यू मैंने इंटीजर क्या मान ली 1 मान ली, तो मैं इस 4 को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहा हूं 4 × p की फॉर्म में। राइट। अब उसके बाद अगर हमारे पास था 49, अब देखो इसी 49 को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बहुत ध्यान से सुन लो। 4 × p + 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, कब, जब मैं p को क्या एज्यूम कर लूंगा 12 एज्यूम कर लूंगा। p को मैं क्या मान लेता हूं 12। देखो जरा p अगर 12 रखोगे तो 12 चौको 48 + 1 हो जाएगा, तो आपके पास 49 बन जाएगा। यानी हमारे पास जो फॉर्म बनेंगी वो क्या क्या बन सकती हैं कि अगर p इंटीजर वैल्यू है देन स्क्वायर ऑफ अ इंटीजर वैल्यू ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ, किसी भी इंटीजर वैल्यू का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, वो हमेशा या तो 4p की फॉर्म में होगा या हमेशा 4p + 1 की फॉर्म में होगा। किसी भी इंटीजर का आप कोई भी इंटीजर अपने मन में रखेंगे तो वो हमेशा इसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वो हमेशा क्या होगा इसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बशर्ते वो क्या होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए किसी भी टर्म का।
अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बोलूँ, इस वैल्यू को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने बोलूँ कि अपने पास एक इंटीजर वैल्यू है जो कि स्क्वायर में है 121। अब अगर इसे इस फॉर्म में लिखना है 4p+1 की फॉर्म में, कोई समस्या नहीं है, लिख जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं p को क्या बोल देता हूँ, p को मैं बोल देता हूँ 30, इंटीजर वैल्यू है ना p 30, तो 30 यहाँ रखेंगे, 120 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4p+1 की फॉर्म में। 4p+1 की फॉर्म में क्या बन गया, 121 बन गया, राइट। तो आप याद रखना, किसी भी इंटीजर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर वाली फॉर्म हमेशा या तो 4p की फॉर्म में होगी या 4p+1 की फॉर्म में होगी। सो द ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट फॉर दिस, करेक्ट। What least value must be given to this is so that the number this one is divisible by 9। कह रहा है इस चक्र की जगह ऐसा कौन सा लीस्ट वैल्यू डाला जाए कि ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाए, 9 से। तो मैंने क्या देखा, 84705 और यहां पर ये अपने पास स्टार या चक्र था, ये 2 था, और अगर इट इज डिविजिबल बाय 9 तो 9 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है, रूल ऑफ डिविजिबल बाय 9 का क्या होता है, इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, राइट। तो अब मैं ये देख लेता हूं कि यहाँ पर जो सम ऑफ द डिजिट्स आ रहे हैं ना वो क्या मिल रहा है। 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 5 24, 24 और 2 26। अब आप मुझे ये बता सकते हो कि 26 में ऐसी लीस्ट वैल्यू क्या ऐड करूं कि ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए, लीस्ट वैल्यू। तो आप बोलोगे सर लीस्ट वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ तो ये अपने पास 27 हो जाएगा, और 27 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। सो द लीस्ट वैल्यू शुड बी ऑप्शन नंबर बी मीन्स 1। क्या होनी चाहिए इसकी लीस्ट वैल्यू, 1। क्लियर। और ये क्वेश्चन कहाँ पर आया है, कहाँ नहीं आया है, इस चीज़ की भी जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। जैसे ये क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो 2009 में सेकंड सीडीएस में, सीडीएस सेकंड के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मैं आपके कॉन्सेप्ट को इनहेंस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और कर भी दूंगा। चलो, व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल देन व्हाट इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कैसे होंगे, और ये अपने पास ऑप्शन है कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिलेगा, मतलब जो रिमाइंडर मिलेगा वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, जो रिमाइंडर मिलेगा जीरो पॉलिनोमियल होगा, आइदर कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल होगा, या फिर कोई लीनियर पॉलिनोमियल उसके रिमाइंडर की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। देखो मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया कि ax² + bx + c, एक ही अपने पास पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल एक हमने कंसीडर कर लिया और सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, यानी कि क्वाड्रेटिक है। अब यहां पर मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लेता हूं जिससे मैं इसको डिवाइड करता हूं। एक लीनियर पॉलिनोमियल मैंने ले लिया सिर्फ और सिर्फ ax + b, ये लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब अगर इस लीनियर पॉलिनोमियल से मैं इसको डिवाइड करता हूं तो देखो अपने पास क्या मिलता है रिमाइंडर की फॉर्म में। मैंने कहा कि ax + b से मैं डिवीजन करने जा रहा हूं किसमें, ax² + bx + c में, इसमें मैं डिवीजन कर रहा हूं। तो कितनी बार डिवीजन होगा, देखो ये ax है तो सबसे पहले x टाइम x का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो xb आ जाएगा, यानी कि bx आ जाएगा। x का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे ax² हो जाएगा। पॉजिटिव साइन था, पॉजिटिव साइन लगा लिया। अब अगर इसको मैं माइनस करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे तो सिर्फ c बचेगा। यानी कि जब मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल से एक पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री में डिवीजन किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर है क्या है, हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या मिल रहा है, कांस्टेंट टर्म मिल रहा है। क्या मिलता है, कांस्टेंट टर्म मिल रहा है। ये इसका फर्स्ट केस है, समझना बहुत ध्यान से, ये इसका क्या है, फर्स्ट केस है। अब एक पॉलिनोमियल जो मेरे पास ये था ना, इसी पॉलिनोमियल को मैं ये भी तो लिख सकता हूं, तब भी तो ये पॉलिनोमियल ही होगा। मैं अगर इसको ऐसे लिख देता कि ये सिर्फ लिखा होता ax² + bx, इसमें किसी कांस्टेंट टर्म को मैं नहीं लेता। अगर इस पॉलिनोमियल में मैं किसी कांस्टेंट टर्म को लेने की बात नहीं करता तो भी तो ये पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री होता है ना। अब अगर इसी को मैं लीनियर पॉलिनोमियल से डिवीजन करता, मतलब इसी को इस लीनियर पॉलिनोमियल से ही डिवीजन करता, तो अपने पास क्या होता, जरा देखो सेकंड केस की। अगर मैं ax + b से किसको डिवीजन करता, ax² + bx को, ax² + bx को डिवीजन करता तो ये x टाइम डिवाइड होता। मल्टीप्लाई करते यहाँ पर ax² हो जाता, यहाँ पर bx हो जाता।
अब अगर यहाँ से सब्ट्रैक्शन होता तो ये कैंसिल हो जाता, अपने पास रिमाइंडर क्या आता है 0। यानी इस केस में अपने पास जो रिमाइंडर मिलेगा वो अपने पास रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। और पहले केस से रिमाइंडर क्या मिल रहा था, एक कांस्टेंट टर्म मिल रहा था, राइट ना। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी डिवाइडेड एनी पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल देन वी गेट द रिमाइंडर एज लाइक अ कांस्टेंट टर्म एंड द 0 बोथ। तो मुझे जो कांस्टेंट मिलेगा ना, जो रिमाइंडर मिलेगा वो एक कांस्टेंट टर्म भी मिल सकता है और 0 पॉलिनोमियल भी मिल सकता है। सो आपका आंसर होना चाहिए आइदर कांस्टेंट और द 0 पॉलिनोमियल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस इज अ 3 स्टार क्वेश्चन। 3 स्टार इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है भाई? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा ध्यान से और कोशिश करिएगा क्वेश्चन का आंसर देने की, राइट। द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग द गिवन इंटीजर्स a and b by 7 are respectively 5 and 4. What is the remainder when ab is divided by 7? इजी है, देखो समझना, 2 स्टार क्वेश्चन है लेकिन समझ लो। द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग अ गिवन नंबर a and b by 7, अगर मैं a को 7 से डिवाइड करता हूं और इसी तरह अगर मैं b को भी 7 से ही डिवाइड करता हूं तो अपने पास जो रिमाइंडर मिलते हैं, यहां पर क्या रिमाइंडर मिल रहा है, यहां पर रिमाइंडर मिल रहा है फर्स्ट कंडीशन में 5 और सेकंड कंडीशन में जो रिमाइंडर मिल रहा है वो रिमाइंडर मिल रहा है 4, राइट ना। क्या मिल रहा है 4। अब ये कहता है कि इफ AB इज डिवाइडेड बाय 7 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होगा? सो मींस ये है कि मुझे A और B की वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट। तो अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पर ये Q1 टाइम्स डिवाइड हुआ हो तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी 7Q1 प्लस में 5, राइट। और अगर मैं यहां पे मान लेता हूं कि ये Q2 टाइम्स डिवाइड हुआ होगा तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी 7Q2 प्लस 4। सो हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो हमारे पास A और B की तो वैल्यू आ गई ना। अब इसी AB के प्रोडक्ट को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं, यानी कि A इंटू B को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो अगर मैं A इंटू B का मल्टीप्लाई करता हूं तो अपने पास क्या होगा, 7Q1 प्लस 5 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 7Q2 प्लस 4 में। और इसको हमको किस में डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना। बहुत ध्यान से समझना, इसका फिर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट को आप क्लियर समझ लो तो कि ये क्वेश्चन आपसे पूछता क्या है, फिर उसकी शॉर्ट फॉर्म आप सीख पाओगे। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसका इसमें तो अपने पास आ जाएगा 49Q1 Q2। इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 5 जा 35Q1 Q2। फिर 4 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास आ जाएगा 28Q1 और लास्ट में 4 इंटू 5 करूंगा तो 20 होगा और अपॉन में 7 लिखा है। बहुत ध्यान से देखना भाई। अब एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि अगर 7 से 49 को डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा, 7 से 35 एग्जैक्टली डिवाइड होगा, 7 से 28 भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा, लेकिन 7 से 20 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। तो 20/7, तो 7 2 जा 14 और यहां से अपने पास रिमाइंडर जो मिलेगा वो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब आप अगर इस क्वेश्चन को करेंगे ना तो कॉन्सेप्चुअल तरीके से तो क्वेश्चन ऐसे होगा, बट सर एनी शॉर्ट ट्रिक फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, यस इट इज, लुक एट दैट। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, ध्यान से सुनो। व्हेन द डिवाइजर इज सेम, यानी कि डिवाइड करने वाला नंबर जब सेम होता है, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे स्टार लगा के मैं लिख रहा हूं हैशटैग के साथ, व्हेन डिवाइजर इज सेम। व्हेन द डिवाइजर इज सेम, अगर डिवाइजर क्या हो, सेम हो। अब अगर डिवाइजर सेम है तो अपने पास जो चीजें बचती हैं उसको समझना। और क्वेश्चन ये पूछा है कि A और B को, यानी जो नंबर्स थे ना ओरिजिनल नंबर, उसी को अगर उसी सेम डिवाइजर से डिवाइड करना है तो क्या होगा। मींस क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर। तो आपसे पूछा कि रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि व्हेन डिवाइजर इज सेम और क्वेश्चन ये हो तो आपको क्या करना है, जो भी रिमाइंडर्स है ना आपके पास
उन्हीं दोनों के मल्टीप्लाई को, उन्हीं दोनों के प्रोडक्ट को आप 7 से डिवाइड करके अपना एक तीसरा और नया रिमाइंडर R3 निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो रिमाइंडर्स क्या क्या थे यहाँ पर, 5 और 4, राइट ना, 5 और 4, इसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 20 आएगा। 20/7 करने पर जो अपना रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके का होगा तो आप हमेशा यही आंसर ऐसे ही लगाएंगे। कॉन्सेप्ट आपके पास ये होना चाहिए, लेकिन करने की जो पेपर ओरिएंटेड अप्रोच होगी वो ये होनी चाहिए। ये तभी आ पाएगी जब आप इस कॉन्सेप्ट को फोकस करके सही से समझोगे। क्लियर है? एनी डाउट? आई थिंक कि नहीं होगा। चलो नेक्स्ट 2010 CDS फर्स्ट, 2010 का CDS फर्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ लुक, इफ R and S आर एनी रियल नंबर्स सच दैट S इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, इफ, और आगे कहता है R प्लस S इज इक्वल टू 1 है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। R और S के प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ध्यान से समझना। अब आपके पास एक कंडीशन दे रखी है कि R प्लस X जो है ना, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है, और पूछ रहा है द प्रोडक्ट। तो मैं प्रोडक्ट को P से जनरेट कर लेता हूं या P से ही दिखा रहा हूं। तो R इंटू S की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और इसकी कौन सी वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दियर प्रोडक्ट। R इंटू S की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम भी पूछता तो भी निकालेंगे, वो भी समझेंगे कैसे निकलेगी। बहुत ध्यान से देखो। अब अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि S की वैल्यू आप यहां से निकाल लो, तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस R आ जाएगी। और इसी 1 माइनस R की जो वैल्यू है ना, 1 माइनस R जिसकी वैल्यू S के इक्वल है, वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू R इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस R, करेक्ट है। अब देखो P क्या मिल रहा है, P मिल रहा है R माइनस R स्क्वायर, राइट, R माइनस R स्क्वायर, ये आ गया। अब आपने एक हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में एक तरीका पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, R के, तो ये हो जाएगा dP अपॉन dR। किसी भी वेरिएबल का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाता है, और वेरिएबल के स्क्वायर का तो स्क्वायर की जो पावर होती है, मतलब जो पावर होगी वो पहले आ जाएगी, और ये बन जाएगा 2R। क्या बन जाएगा, 2R, और ये बराबर किसके हो जाता है, 0 के। तो यहां से देखें अगर हम, तो यहां से देखने पर अपने पास R इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, R इज इक्वल टू मिल रहा है अपने पास 1/2। R इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। बहुत ध्यान से समझना, R की वैल्यू अपने पास आ गई। अगर S और पता चल जाएगा तो काम बन जाएगा। और ये डिफरेंशिएशन जो किया गया है ना दोनों के प्रोडक्ट का, वो R के रिस्पेक्ट में ही किया है। किसके रिस्पेक्ट में किया है, R के रिस्पेक्ट में ही ये डिफरेंशिएशन हुआ है। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था। अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं तो दोबारा डिफरेंशिएट करने से होगा क्या, यहां हो जाएगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी आर स्क्वायर, और ये डिफरेंशिएशन आपको दे देगा -2। क्या दे देगा, -2। तो इस दोनों के प्रोडक्ट की जो मिनिमम वैल्यू होगी, वो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -2। बट हमें क्या चाहिए थी, मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से आएगी, देखो dP अपॉन dR की जो वैल्यू में यहाँ से आप मिली थी अपने पास R, उसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया है। और अगर दोबारा डिफरेंशिएशन किया है तो ये जो वैल्यू मिली थी ना, इसी का हम स्क्वायर कर लेंगे। तो 1/2 का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन आपको आता होगा ना, तो आप बड़ी आसानी से इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। इसका स्क्वायर कर देंगे तो मिलेगा 1/4, यानी जो मैक्स वैल्यू होगी ना, मैक्सिमम वैल्यू, वो क्या मिल जाएगी, मैक्स वैल्यू मिल जाएगी 1/4। इज इट ओके टू एवरीवन? ऑप्शन नंबर डी। आप मुझे बाय कमेंट ये बातें जरूर बताइए, चाहे चैट बॉक्स में बता दीजिए या क्लास खत्म होने के बाद जो कमेंट बॉक्स आता है ना, उसमें आप मुझे जरूर बताइए कि सर मैं आपकी बताई हुई चीज़ों को अच्छे ढंग से रिलेट कर पा रहा हूँ और यूज़ भी कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो, करेक्ट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following number not a square of any natural number? इन दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है
विच इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, जो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर होने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है ना, मैं उसको बता रहा हूँ कि अगर कोई नंबर स्क्वायर नंबर है, एनी स्क्वायर नंबर, अगर कोई नंबर क्या है, स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ पर कुछ फैक्ट है ना, जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ है उसको आप लिख लो नोट्स के फॉर्म में, कि स्क्वायर नंबर की जो यूनिट डिजिट होगी वो कभी भी 1, 3, 1, 2, 3 या 1 नहीं होगी, 2, 3, 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकती है। यूनिट डिजिट कभी भी आपकी किसी भी स्क्वायर नंबर की ये नहीं हो सकती है। तो मैंने बोला ये क्रॉस का मतलब है यूनिट डिजिट ये नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी स्क्वायर नंबर में आपको ये बोलता है कि उसकी यूनिट डिजिट आपको 2 दिखती है, 3 दिखती है, 7 दिखती है या 8 दिखती है, दैट मीन दैट नंबर इज नॉट इन स्क्वायर फॉर्म, वो नंबर उसकी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, वो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक, आगे की बात करते हैं। अगर कोई स्क्वायर नंबर दिया है तो उसका जो डिजिट सम होगा, कोई अगर स्क्वायर नंबर है तो उसका जो डिजिट सम होगा वो डिजिट सम हमेशा या तो 1 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 1, 4, 7 या 9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिजिट सम हमेशा क्या होगा? 1, 4, 7, 9। यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकती है? 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती। तो हो क्या क्या सकती है ये भी लिख लो। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है और 9 हो सकती है। ये यूनिट डिजिट हो सकती है और ये यूनिट डिजिट नहीं हो सकती है। डीएस हमेशा क्या होगा? डीएस हमेशा 1, 4, 7 और 9 ही होगा। ये दो फैक्ट है ना, इसके विषय में इसको लिख लो। किसके विषय में है? स्क्वायर नंबर के विषय में। ठीक है, स्क्वायर नंबर के विषय में और भी फैक्ट होते हैं, लेकिन उसको मैं आपको आगे जानकारी जब दूंगा ना, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप तब उस क्वेश्चन से उस फैक्ट को ज्यादा रिलेट कर पाओगे। यहां पर इस क्वेश्चन में इतने ही फैक्ट का आपको नीड है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना मेरी बातों को। अब अपने पास ये नंबर है, जैसे ही नंबर ये दिखे, मुझे दिखा कि यहाँ पर ये यूनिट डिजिट 2 है, तो ये क्या होगा? ये स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता है किसी भी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कि 9852 कैन नॉट बी द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बिकॉज इट हैव अ यूनिट डिजिट 2। क्लियर? नेक्स्ट, a 3-digit number is divisible by 11 and it has a digit in a unit place equal to 1. The number is 297 more than the number obtained by reversing the digit. What is the number? In such kind of a question you should have to take the help of option. तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप बाई ऑप्शन करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े इजी होंगे। बाई ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन को आप तुरंत के तुरंत निपटा सकते हैं। देखो ध्यान से कैसे निपटा सकते हो। एक क्वेश्चन इसमें बोला है कि 3 डिजिट नंबर है और 3 डिजिट नंबर में जो इसकी यूनिट डिजिट है ना, वो यूनिट डिजिट 1 होनी चाहिए। तो सबसे पहले यू शुड चेक द ऑप्शन विच हैव अ यूनिट डिजिट 1। ऑल द ऑप्शन हैव अ यूनिट डिजिट 1। सभी के ऑप्शन में यूनिट डिजिट 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो जरा, कह रहा है कि अगर डिजिट को रिवर्स कर देते हैं तो नया नंबर पुराने वाले से 297 ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 to 1 को लेता हूं, देखो ध्यान से 1 to 1, अगर इसकी डिजिट में रिवर्स भी करूंगा ना, तो भी ये 1 to 1 ही रहेगा, इतना ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो मींस दैट कैन नॉट बी द आंसर। ये 231 है, 231 है। इसकी डिजिट अगर मैं चेंज करूंगा तो 132 हो जाएगी। 231 से 132 के बीच का जो डिफरेंस है 297 कैन नॉट बी, कैन नेवर बी, तो आंसर खत्म। 561 डिजिट अगर चेंज करेंगे तो 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 165। 11 में से 5 यूनिट डिजिट 6 बचेगा, वहां पर 7 है, मींस दैट इज आल्सो अ नॉट आंसर। लास्ट ऑप्शन, मतलब 4 में से आपने 3 ऑप्शन गलत कर दिए, तो चौथे का सही होना इसकी मजबूरी है, फिर भी आप देख लीजिए। 451 अगर मैं डिजिट इसकी रिवर्स करता हूं तो ये हो जाएगा 154। अब अगर आप 451 में 154 को माइनस करेंगे ना, तो आपके पास 297 ही आएगा। और जो हमारा ओरिजिनल नंबर था इसकी यूनिट डिजिट भी 1 थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 451 इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर है? डाउट नहीं होगा? नेक्स्ट आता है, चलिए लुक एट दिस क्वेश्चन। Let me resize it. Okay, now the all option is visible to all of you, like clear है? Look,
कंसीडर द फॉलोइंग एजम्पशन एंड द टू स्टेटमेंट, जो एजम्पशन है उनको पढ़ना है और जो उसके दो स्टेटमेंट है 1 और 2 इसको भी सही से पढ़ना है। फर्स्ट एजम्पशन क्या कह रहा है, नंबर ABCD इज डिविजिबल बाय 11। अगर कोई नंबर ABCD इज डिविजिबल बाय 11 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहले इसी एजम्पशन की जो जितनी भी पॉसिबिलिटी है ना हम लोग इसी पर अपना वर्क कर लेते हैं, तो अपना आंसर यहीं से मिल जाना चाहिए। अगर कोई नंबर है ABCDE, कोई नंबर है ABCDE उसकी डिजिट्स हैं एंड दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, तो रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द रूल कि अल्टरनेट जो टर्म्स होते हैं जैसे ECA, इनका जो सम होगा यानी कि E प्लस C प्लस A, और जो इवन प्लेसेस पर नंबर है D एंड B, इनका जो सम होगा D प्लस B, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, राइट। यही तो कंडीशन बनती है 11 से डिविजिबिलिटी की, करेक्ट है ना। अब हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि विच स्टेटमेंट इज राइट फॉर दिस अजम्पशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज E माइनस D प्लस C माइनस B प्लस A। तो अगर मैं इसमें देखूं तो आप क्या देखोगे, जो माइनस वाली वैल्यू है ना वो D और B की ही है, तो यानी इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं इस वाले अजम्पशन को कि E प्लस C प्लस A, E प्लस C प्लस A, और अगर D और B में से माइनस कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, D प्लस B, यही तो बचेगा D प्लस B। तो ये जो चीज लिखी है ना वही तो यहाँ पे लिखा है ना वहां पर, और ये बोलता है कि ये डिविजिबल है किसके, 11 से, तो करेक्ट है, ये डिविजिबल होगी 11 से। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड, कहता है E माइनस D प्लस C माइनस B इज इक्वल टू A। तो सेम कंडीशन तो ये दी और ये भी बता रहा है कि ये 0 के बराबर है, और 0 के बराबर है तो आपने देखा कि इसका जो रिजल्ट होगा वो तो 0 हो सकता है या फिर 11 हो सकता है, 11 का कोई मल्टीपल हो सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो आंसर क्या होगा, वो आंसर होगा जिसमें आपके पास ये लिखा हो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। कहां पर लिखा है, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द असम्पशन, नो दिस कैन नॉट बी आंसर। ओनली स्टेटमेंट सेकंड, नो, ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी, बोथ द स्टेटमेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द असम्पशन। जी हाँ, बोथ स्टेटमेंट जो दिए हैं वो असम्पशन से फाइंड आउट किए जा सकते हैं, ड्रॉ किए जा सकते हैं। सो द ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट 2010 CDS फर्स्ट, ये सारे के सारे CDS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, CDS फर्स्ट, राइट। लुक, what can be said about the expansion of 2 की पावर 12n minus 6 की पावर 4n where n is a positive integer? So there is no problem in this question. 2 की पावर 12n है, 2 to the power 12n minus 6 to the power 4n, 6 to the power 4n, and here क्या बोल रहा है, here n is a positive integer। n क्या है, n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर दिया है। कैसी वैल्यू दी है इनकी, पॉजिटिव इंटीजर दी है। अब देखो समझने की कोशिश करो, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं तो क्या अपना काम बनेगा, जैसे मैं 2 की पावर 12n को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर 6n होल स्क्वायर। भाई अगर आपके पास ये लिखा है कि a की पावर n, ऊपर पावर n लिखी हुई है, तो मीन्स क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n ही तो हो जाता है, सर्च से a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो 6 की पावर 6n का मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे 12n ही तो आएगा, राइट। सो मीन्स 6 की पावर 12n कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ 2 की पावर 6 ऊपर होल पावर 2, राइट। ओके, नाउ 6 टू द पावर 4n को कैसे लिख रहा हूं, 6 की पावर 2n n स्क्वायर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, यस। अब देखो जरा ध्यान से, तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है, अब अगर ध्यान से देखें इस चीज को, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म। क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, राइट ना। तो अब अगर इसको मैं a प्लस बी की फॉर्म में लिखूंगा तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले ब्रैकेट में आएगा 2 की पावर 6n प्लस में, सेकंड में क्या आएगा, ऐसे लिखता हूँ 2 टू द पावर 6n, 2 टू द पावर 6n प्लस में 6 टू द पावर 2n फर्स्ट ब्रैकेट में। सेकंड में क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 6n माइनस 6 टू द पावर 2n, ये सेकंड में आ जाएगा।
अब आपको ये ध्यान देना है कि हियर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट द वैल्यू ऑफ n लाइक 1 2 3 लो सो ऑन, है ना, क्योंकि n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। सो मैं क्या बोल रहा हूं कि इस वाले एक्सप्रेशन में मैंने n को 1 डाल दिया, इस वाले एक्सप्रेशन में मैंने क्या डाल दिया, n को 1, n 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, ये हो जाएगा 6 की पावर 2, यहां पर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 6 माइनस 6 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 6 होता है 64, 6 टू द पावर 2 होता है 36, ये मिलकर 100 हो गया। यहाँ पर 64 माइनस 36 ये 28 हो गया, 100 इंटू 28 तो हो गया 2800। मीन्स अगर मैंने n का पॉजिटिव इंटीजर डाला है 1 तो अपना रिजल्ट आया है 2800। अब जरा अपने ऑप्शंस देख लेते हैं क्या आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है लास्ट डिजिट इज 4, नो दिस इज नॉट पॉसिबल, लास्ट डिजिट शुड बी 0। लास्ट डिजिट इज 8, नो नॉट आंसर, बी। लास्ट डिजिट इज 2, नो। सो अब अगर आपके पास 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपने गलत एलिमिनेट कर दिया तो चौथा के सही होना उसकी मजबूरी हो गई। लास्ट 2 डिजिट्स आर 0, यस लास्ट 2 डिजिट्स आर 0, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस। क्लियर है? एक खूबसूरत सा क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन कहेंगे, 3 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलिए, कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x, x+1, x+3 आर ऑल द प्राइम नंबर्स। बहुत ध्यान से समझना, x, x+1 और x+3 ये ऑल क्या है, क्या है, ऑल प्राइम नंबर्स है। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। इफ दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स तो अपने पास क्या होता है ना कि सबसे छोटे प्राइम नंबर्स की अगर बात करें तो उसको चीज़ों को समझना है। मतलब पहले प्राइम नंबर और सेकंड प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 1 है, सेकंड प्राइम नंबर और थर्ड प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 है, और फर्स्ट और थर्ड के बीच का डिफरेंस जो है वो 3 है। तो अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस 1 हो और 3 लगातार अगर प्राइम नंबर दिए हो या 3 प्राइम नंबर दिए हो जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड के बीच का डिफरेंस 3 हो, तो ऐसे प्राइम नंबर अपने पास कॉन्जिक्यूटिव होते हैं और वो सिर्फ एक ही पेयर बनता है। कौन सा? 2, 3 एंड 5 का, 2, 3 एंड 5 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आएगा और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 आएगा। ऐसा अपने पास एक ही सीरीज बनती है प्राइम नंबर्स की, और वो होते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर्स 2, 3 एंड 5। तो आपसे पूछ रहा था वो सभी प्राइम नंबर्स क्या होंगे, तो आप बोलोगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या होगी ये बोल रहा है। अब अगर हमने ये देख लिया कि अपने पास ये प्राइम नंबर 2, 3 एंड 5 होंगे, दैट मीन x की वैल्यू 2 होगी, x+1 की वैल्यू 3 होगी और x+3 की वैल्यू 5 होगी। तो x की वैल्यू पूछ रहा था, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी शुड बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। x की वैल्यू क्या बन जाएगी, क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्लियर? 42 मतलब क्वेश्चन नंबर 15 यूनिट डिजिट पूछ रहा है, 3 है, पावर कितनी है 2, 3 टू दी पावर 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने इतनी तेजी में आपको इसलिए बताया है क्योंकि यूनिट डिजिट निकालने का जो प्रोसेस है ना वो मैं लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर कोई प्रोसेस या कोई फंडा मैं डिस्कस कर चुका हूँ तो मे बी पॉसिबल कि नेक्स्ट क्लास में मैं उसको फिर से आपसे एक बार डिस्कस कर लूँ। बट ऐसे जो क्वेश्चन होंगे ना यूनिट डिजिट वाले जो कि बहुत ईजी वे में हो जाते हैं, इस तरीके के कॉन्सेप्ट को या चीज़ों को अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो वो टाइम की अननेसेसरी क्या होगी, वेस्टनेस होगी, तो वो मैं नहीं करना होगा। ठीक है, चलो। इफ k इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, अगर k क्या है, कोई इवन पॉजिटिव इंटीजर है, देन k² + 2k इज, तो ये तो सिंपल सा है, बहुत इजी है कि अगर k क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है और इवन पॉजिटिव इंटीजर है, k की वैल्यू जो बोली गई है वो कहा गया है इवन पॉजिटिव इंटीजर है। कि क्या है, एक कोई इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो ये इट कैन बी 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 लाइक सो ऑन डैश डैश मैनी मोर लाइक ना।
तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। अब आपसे कह रहा है के स्क्वायर प्लस 2k, ये क्या होगा? तो अगर मैं 0 डालूंगा तो 0 ही होगा, कोई मतलब नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर मैंने k इज इक्वल टू 2 डाल दिया, अगर मैंने k इज इक्वल टू 2 डाल दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 प्लस 4 यानी कि 8 हो जाएगी। तो k इज इक्वल टू 2 डालने पे मुझे ये पता चल गया कि ये जो वैल्यू है ना वो 8 से डिविजिबल होगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी, राइट। अब अपने पास ऑप्शन देखो क्या क्या है, डिविजिबल बाय 24 या लाइक वाइज दैट। कोई बात नहीं, मैं k की एक और 2 वैल्यू डाल लेता हूँ, पॉजिटिव होनी चाहिए। k की वैल्यू मैंने 4 डाल दी, 4 डालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 6 यानी 16 और 4 टू ज़ा 8 यानी कि 24 हो जाएगा। तब ये डिविजिबल बाई होगा 24। k की वैल्यू 6 डाल देंगे तो भी अपना आंसर आएगा, k की वैल्यू 8 डालेंगे तो भी कुछ ना कुछ वैल्यूज हमको मिलती जाएंगी। अब ऑप्शन को देखो, कह रहा है डिविजिबल बाई 24। अगर k की कोई वैल्यू मैंने डाली तो कहता है डिविजिबल बाई 24 हो सकता है, यस हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, इस चीज को देखना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है डिविजिबल बाई 8 बट नॉट डिविजिबल बाई 24। ऐसा नहीं है कि अगर ये नंबर 8 से डिवाइड है तो ये 24 से भी डिवाइड होगा, तो दिस कैन सर्टेनली बी रॉन्ग। डिविजिबल बाई 4 बट मे नॉट बी डिविजिबल बाई 8, ऐसा नहीं है। जो नंबर 8 से डिवाइड होगा वो 4 से डिवाइड होगा ही होगा, बट जो 4 से डिवाइड हो उसका 8 से डिवाइड होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है, जैसे 12 है, अगर ये नंबर 4 से डिवाइड होगा तो आप ये थोड़ी कहोगे कि जो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है वो 8 से भी होगा, नो। बट यू कैन से दैट अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो 101% वो 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 8 का मल्टीपल में अगर फैक्टर देखें तो 4 आता ही आता है, लेकिन 4 के फैक्टर को आप 8 नहीं कह सकते हो, समझे। सो ये ऑप्शन अपना क्या हो रहा है, 101% सही होता दिख रहा है। अब 4 में से अगर एक सही हो क्या दिख गया तो बाकी को हमें पढ़ने की जरूरत है क्या। ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपके टाइम को बहुत सेव करेगा एग्जाम में, आपका टाइम 100% सेव होगा अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन अच्छे ढंग से पढ़ा है या आता है। क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके आंसर निकालना ये एक अलग तरीका है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मैं मानता हूं, लेकिन आंसर आता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका आता है तो आप प्रीवियस मेथड से कम 1/4 1/5 टाइम सेव कर सकते हो। और फॉर एग्जामिनेशन हॉल 1/4 या 1/5 टाइम ऑफ एनी नंबर इज प्लेइंग अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, राइट। तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी मैं आपको यहाँ पर सिखाता रहूँगा। एक सही हो गया, 4 में से सही के लिए पूछा है, एक ही सही होगा, बाकी को पढ़ने का जरूरत ही नहीं था। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 17 इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन व्हाट डिजिट इन पुट द यूनिट प्लेस, ये एक क्वेश्चन है और मैं इसको बोलूंगा ये 5 स्टार क्वेश्चन है। और आज के लिए आपका होमवर्क है, आज सडन क्लास हुई है संडे को, संडे वैसे आपकी क्लास नहीं होती है, बट मैं ये कोशिश करूंगा कि टिल एग्जाम मैं आपकी क्लास संडे को भी रन कर सकूं, ठीक। सो टुडे दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। संडे आज का आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है वो ये है, और मैं आप सभी से ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ, डिफेंस के बच्चे हो, थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो गए, डेडिकेटेड हो गए, पढ़ने के लिए थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करते रहोगे, कि आप लोगों के इस सभी क्वेश्चन के जो आंसर है ना, जो होमवर्क क्वेश्चन का ये आंसर, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपका आंसर आया या नहीं। इसके साथ साथ आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट की फॉर्म है, वो ये है कि आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ही ये बताइएगा कि क्लास का फीडबैक कैसा है। फीडबैक क्लास का जरूर दीजिएगा, यूट्यूब वाली जो आपको 5:30 बजे डेली क्लास मिलती है ना 5:30 पर, इस क्लास का फीडबैक कैसा है। आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से ये बता सकते हैं कि क्लास का फीडबैक क्या है, आपको और क्या चाहिए, या जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ वो आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना, से उसकी कनेक्टिविटी आपके साथ सही बन रही है ना, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, सो बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।